नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, स्वागत है आप सभी का टॉप तक परिवार में, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए भारतीय जो संविधान है या आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पॉलिटी का एक सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है। आगामी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, ठीक है, तो अनुच्छेद 1 आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 1 आपसे कहता है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर एक चीज पर गौर करिएगा कि आपसे पहला ही अनुच्छेद ये कहता है कि भारत क्या है, तो आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि राज्यों का संघ, तो आपको आंसर वही लगाना है क्योंकि अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इस राज्यों के संघ की अगर हम बात करें, भारतीय संघ की अगर हम बात करें, तो भारतीय संघ जो है वो यूएसए और कनाडा के समान का संघ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय व्यवस्था भारत में कहां से ग्रहण की गई है, तो आपको याद रखना है कि संघीय व्यवस्था जो भारत में ग्रहण की गई है, ठीक है, संघीय व्यवस्था जो हमारे यहां पर ग्रहण की गई है ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत का संघ जो है वो किसी अन्य के समान का संघ नहीं है। यहां पर जो राज्यों का विलय किया गया है या देशी रियासतों के विलय के द्वारा जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, तो उनका विलय जो भारत में हो चुका है वो अनंतिम होगा। यानी अर्थात इसका मतलब क्या है, तो आपको ये समझना है कि भारत का कोई भी राज्य या भारत का कोई भी घटक राज्य है ना, भारत को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही, क्योंकि हम यहां राज्यों के संघ की बात कर रहे हैं, तो एक चीज साथ में जोड़कर याद रखेगा कि इसी के तहत आपको याद होगा कि 3 ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्रता के समय पर भारतीय जो आपका संघ है उसमें शामिल होने से मना कर दिया गया था, जिनमें महत्वपूर्ण के रूप में आपको याद रखना है सबसे पहली जो थी वो थी आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनके नामों को याद रखिएगा, पूछ लेता है, आपको याद रखना है कौन कौन सी थी। एक थी आपकी जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा एक जो था वो था आपका जूनागढ़, और जूनागढ़ के अलावा तीसरी देशी रियासत जो थी ये थी आपकी हैदराबाद। ठीक है, इन तीनों रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिला लिया गया। इसके अलावा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद को युद्ध प्रक्रिया या सैन्य प्रक्रिया के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश से। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश का मतलब क्या है कि जो घटक क्षेत्र आज आपको भारत में दिखाई दे रहे हैं, यदि उसके बाहर से, यदि उसके बाहरी क्षेत्र से कोई क्षेत्र भारत में आकर मिलता है या भारत में मिलाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत यहां पर मिलाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 1961 में आपके यहां पर गोवा को मिलाया गया था। ठीक है, भारतीय संघ में गोवा को मिलाया गया था 1961 में, और इसके अलावा सिक्किम जो है उस सिक्किम को 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 35वें संविधान संशोधन 1975 क्या था या 36वां संविधान संशोधन क्या था। तो आपको याद रखना है कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में आपके यहां पर 1975 में शामिल कर लिया गया था। तो इन दोनों पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन। मतलब क्या हुआ कि ऐसे घटक क्षेत्र, ऐसे आपके यहां के राज्य जो वर्तमान में आपके भारतीय संघ में शामिल हैं, अगर एक राज्य से कोई दूसरा राज्य बनाया जाता है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता है, अगर उसका नाम परिवर्तित किया जाता है या उसकी सीमा
सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो यह सभी कार्य जो किया जाएगा वो आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा 2 जून 2014 को आपके तेलंगाना का निर्माण किया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके आपके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। यहां तक बातें क्लियर होंगी। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 इनको अच्छे से क्लियर रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी आधार पर आपको एक और बात बता देते हैं, साथ में जोड़कर मैं बता देता हूं कि आपको याद रखना है, इसी में आपको भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात थी। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो है वो स्वतंत्रता से पहले भी उठी थी और स्वतंत्रता के बाद ये और तेजी के साथ उठी थी। तो इस बारे में आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित आपको 3 आयोगों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है धर आयोग, ठीक है, जो इसी से संबंधित था, लेकिन धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग थी उसको मानने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था ऐसा करना उचित नहीं होगा। उसके बाद एक आयोग बना था जेबीपी आयोग। जेबीपी आयोग जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और उसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग शामिल थे, तो जेबीपी आयोग। और एक आपको याद रखना है जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग आप कहते हैं, या जिसको आप फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग जो था उसकी अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की गई थी और उसमें 2 लोग सदस्य के रूप में शामिल थे, जिनमें से एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे व्यक्ति के.एम. पडिक्कर थे। ठीक है, इन दोनों के नाम को याद रखिएगा। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसके सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल था, तो पहले व्यक्ति जो है वो है हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखिएगा के.एम. पडिक्कर। तो ये भी साथ में जोड़कर रखिएगा। चलिए, इसके अलावा एक और चीज यहां पर जोड़ लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया था और पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। इसके अलावा चलिए आगे की बात करते हैं, भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 किससे संबंधित है, तो आपको यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। नागरिकता में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ना होता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर रहा हूं, तो जो अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं मैं उनकी बात यहां पर कर रहा हूं। इन्हीं अनुच्छेद को आप तैयार कीजिए, देखिएगा आपको एग्जाम में यही सारी चीजें वहां पर देखने को मिलने वाली है। चलिए, यहां पर आपको क्या याद रखना है, नागरिकता के बारे में 2 चीजें याद रखनी है। पहली क्या कि भैया नागरिकता को प्राप्त किस आधार पर किया जाता है और नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर हो सकती है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता कहां किसे आता है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब किसी देश में रहने वाले लोगों को, ठीक है, जब किसी देश में लोगों को, व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार अगर प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है और उसकी स्थिति को नागरिकता कहा जाता है ना। वोट देने का अधिकार हो गया, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार हो गया, ये बेसिकली आपके कैसे अधिकार होते हैं, ये आपके राजनीतिक अधिकार होते हैं और अगर यह आपको प्राप्त होते हैं तो आप उस देश के कौन माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है, नागरिकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो नागरिकता में आपको याद रखना है नागरिकता को भारत में कितने आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है। वैसे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया है, लेकिन हमारे यहां पर एक आगे चलकर आपको याद रखना होगा, एक व्यक्ति थे उनका नाम था एल.एम. सिंघवी। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन वो जो दोहरी नागरिकता अप्रवासी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो रही है वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ दी गई है, कुछ ना कुछ अपवादों के साथ उनको प्रदान की गई है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन याद
आता है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, तो आपको याद रखना है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता की प्राप्ति के लिए हमारे यहां पर 5 आधार है। 5 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जन्म के आधार पर, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म आपके संविधान के लागू होने के बाद के भारत में होता है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके माँ बाप या उसके मान लीजिए माँ बाप जो है उनमें से कोई एक अगर भारतीय नागरिकता को ग्रहण करता है तो बच्चा जो होगा वो अपने आप भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर यह याद रखना है कि किसी भी ऐसा कोई बच्चा जिसका जन्म गणतंत्र भारत में हुआ है और जन्म के समय उसके माँ बाप जो है अगर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर रखते हैं तो वहां पर वो बच्चा जो होगा उसको भी भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसके अलावा वंशक्रम के आधार पर, वंशक्रम का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं बाय डिसेंट, ठीक है। बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके माँ बाप, नाना नानी या दादा दादी मतलब उसके पूर्वजों में से कोई एक भारतीय नागरिक था, तो वो व्यक्ति अपने वंश के नाम के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तीसरा आधार है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण जिसे नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि यदि कोई विदेशी नागरिक है ना, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में आकर निवास करने लगता है तो भारत में निवास करने के बाद एक लंबी अवधि के बाद, लंबी अवधि तक वो यहां पर प्रवास करता है और उसके अलावा यहां पर स्थायी निवास भी करता है, तो उस स्थिति में देशीयकरण के आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा आपको याद रखना है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन। ये वाली स्थिति ज्यादातर तब अपनाई जाती है जब कोई भारतीय नागरिक का विवाह विदेशी नागरिक के साथ में हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे यहां पर आपके पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और पांचवा आधार जो है वो अधिग्रहण के द्वारा। अधिग्रहण का मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं बाय एक्विजिशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी क्षेत्र को भारत के द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है तो वहां के समस्त नागरिक भारतीय नागरिक अपने आप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अधिग्रहण के द्वारा। इसके अलावा नागरिकता को कितने आधारों पर समाप्त किया जा सकता है? तो 3 आधारों पर समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहला होता है परित्याग। परित्याग का मतलब क्या है कि यदि कोई भारतीय नागरिक है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता को स्वयं त्याग देता है तो उस स्थिति को परित्याग की स्थिति कहते हैं। पर्यवसान का मतलब क्या है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, किसी दूसरी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसी समय से उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त माना जाएगा। यह है आपका पर्यवसान। और वंचित करने का मतलब क्या है कि वंचित करने का मतलब यह है कि भाई यदि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह वगैरह का आरोप लग जाता है तो अगर भारत के द्वारा उसकी नागरिकता की स्थिति जो है उसको अगर छीन लिया जाता है तो उसकी नागरिकता की समाप्ति वंचित करने से मानी जाएगी। मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 3 मूल अधिकार के बारे में, है ना। मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं भाई? तो मूल अधिकारों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन गरिमामय पूर्ण तरीके से बिताने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो आप बताइएगा क्या इस समय पर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत शामिल है, अनुच्छेद 301 के तहत शामिल है और यह एक प्रकार का विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना हुआ है, ठीक। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है अगर मूल अधिकार की संख्या कितनी, मूल अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है ना। 6 कौन कौन से हैं तो जरा गौर कर लीजिएगा। मूल अधिकारों का उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया। और 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं तो पहला मूल अधिकार जो है जिसे आप समता का अधिकार या समानता का अधिकार के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में आपको मिलेगा। दूसरा जो मूल अधिकार है, ठीक है, पहला मूल अधिकार समता का अधिकार हो गया, दूसरा मूल अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख आपको 19 से लेकर 22 के बीच में मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध प्राप्त
प्राप्त अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आपको 23 और 24 के तहत आपको व्यवस्था दी गई है। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। इसमें आप 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं। अगला मूल अधिकार है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जिसमें आप 29 और 30 को पढ़ते हैं। और छठा मूल अधिकार जो है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। एक बार इनके ऊपर जल्दी से नजर मार लेते हैं भाई, एक बार जल्दी से देख लेते हैं समता के अधिकार के बारे में। समता के अधिकार के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। मतलब क्या हुआ, एक लाइन में समझ लीजिएगा, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है कि कानून के सामने, विधि के सामने सभी लोग कैसे होंगे, बराबर होंगे और सभी लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाएगा, बिहेवियर किया जाएगा वो विधि के अनुसार ही किया जाएगा। अब कैसा किया जाएगा? समान किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपके यहां पर पूछा जा चुका है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, उसके मूल वंश के नाम पर, उसकी जाति के नाम पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। तो एक क्वेश्चन आपसे तैयार होता है कि भारत में कितने आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ में विभेद नहीं किया जा सकता? तो आपको याद रखना है ये कितने आधार हैं, तो ये 5 आधार आपको बताए गए हैं। 5 आधार कौन कौन से बताए गए तो देख लीजिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये आपको 5 आधार यहां पर बताए गए हैं। लेकिन अगर यहां पर साथ में जोड़कर आपको याद रखना है तो अनुच्छेद 15(3) और 15(4) को भी याद रखेगा। और 15(3) और 15(4) आपसे क्या कहते हैं कि यदि राज्य चाहेगा, ठीक है, यदि राज्य चाहेगा तो महिला और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। महिला और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान, के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान जो है ये आपके अनुच्छेद 15(3) और 15(4) के तहत किया गया है। क्योंकि पहले तो एक तरफ आप कह रहे हैं भैया किसी भी इन 5 आधारों पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, तो फिर महिला और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, ये भी इसमें आपके क्लॉज के तौर पर, भाग के तौर पर जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों आपके 15, 16, 17, 18 ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आप लोग डालेंगे। अनुच्छेद 16 आपसे क्या कहता है? 16 आपसे कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को बराबर का अधिकार प्रदान किया जाएगा, लेकिन साथ में जोड़कर याद रखेगा मित्रों कि आर्टिकल 16(4), ठीक है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 जो है ये आपका व्यवस्था करता है किसकी? आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कहां पर की गई है, तो आरक्षण की व्यवस्था कहां पर मिलेगी? आर्टिकल 16(4) के तहत मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। आगे चलिए अनुच्छेद 17 के बारे में। 17 आपसे कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के अंत का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें तो ये उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। भैया आपने देखा होगा, अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो अंग्रेजों के समय पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय व्यक्तियों को कुछ उपाधियां प्रदान कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि लोगों के बीच में ऊंच नीच पैदा होती थी। तो उसे मिटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 18 में कह दिया गया कि उपाधियां किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य किया जा सकता है, यानी उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि पीएचडी कर लेने के बाद नाम के साथ में डॉक्टर जुड़ जाना, ठीक है। आगे देखें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 आपसे वाक स्वातंत्र संबंधी अधिकारों के बारे में कहता है ना। वाक स्वातंत्र संबंधी अधिकारों में एक अधिकार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़कर रखना है, वो है आर्टिकल 19
19 का 1 का ए, है ना, आर्टिकल 19 1 ए जो है इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आर्टिकल 19 1 ए जो है ये किससे संबंधित है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करूं तो ये अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या है कि इसमें 3 अधिकार आपको प्रदान किए गए। आर्टिकल 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत आपको 3 अधिकार प्रदान किए गए। पहला अधिकार तो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल प्रवर्त कानून के उल्लंघन पर ही सजा मिल सकती है या उसे अपराधी बनाया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कार्य को किया गया है जिससे कोई लागू कानून का उल्लंघन होता हो तो वह व्यक्ति उस चीज के लिए अपराधी माना जाएगा। दूसरी चीज ये होती है स्व अभिशंसन नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। और तीसरी चीज आपको याद रखना है कि दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। यह आपके अनुच्छेद 20 में शामिल है। अनुच्छेद 21 की अगर मैं बात करूं तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये अधिकार जो है ये आपको ये कहता है कि आपको आपके प्राणों की और उस आपके जो कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, ठीक है, इसकी रक्षा करने का अधिकार जो आपको प्रदान करता है वो आपको अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। साथ में जोड़कर याद रखिएगा अनुच्छेद 21 ए, है ना, अनुच्छेद 21 ए जिसको आपके यहां पर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार जो है ना, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया गया था और उसे अनुच्छेद 21 ए के तहत स्थान प्रदान किया गया था। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही और भी कई सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना। इसके अलावा आप देखिएगा स्वच्छ वायु और पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता और निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार, ये सभी जो हैं ये आर्टिकल 21 के तहत ही शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब क्या हुआ, ये आर्टिकल 22 जो आपका बनाया गया है ना, ये बेसिकली निवारक निरोधक कानूनों से संबंधित कानून एक अनुच्छेद है। इसमें क्या किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर अगर ये शक होता है, अगर ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति भविष्य में किसी घटना को घटित कर सकता है तो उस व्यक्ति के पहले से ही उसे नजरबंद करने की व्यवस्था इसके अंतर्गत मिलती है। 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात करता है, एक होता है साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी और एक होता है आपके निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। अगर किसी व्यक्ति की साधारण गिरफ्तारी की जाती है तो 3 अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। पहला कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज होती है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से लेकर, है ना, उसे 24 घंटे के अंदर पास के न्यायाधीश के सामने उपस्थित करना अनिवार्य होगा। और तीसरा होता है कि उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी से सलाह या परामर्श लेने का अधिकार होगा। और जो विशेष गिरफ्तारी होती है, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, उसमें व्यक्ति को ये 3 अधिकार प्राप्त नहीं होते। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार, ये दोनों भी खूब पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 23 आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब कि किसी भी मानव के दुर्व्यापार का मतलब क्या है, मानव के दुर्व्यापार से मतलब है किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके अलावा बलात् श्रम का मतलब क्या है, तो देखो बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती कार्य कराना, किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 24 आपसे कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब फैक्ट्री वगैरह जो है उनके अंदर बच्चों को काम पर लगाया नहीं जा सकता, यह आपसे अनुच्छेद 24 कहता है।
अगले मूल अधिकार की बात करें तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 25 से 28 पढ़ना है, लेकिन मैंने यहां पर केवल आपके लिए 25 और 26 को शामिल किया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केवल वही आपको पढ़ने हैं, है ना। 25 की मैं बात करता हूं। 25 आपसे क्या कहता है? ये कहता है धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता। मतलब क्या हुआ कि आप यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार उस आचरण कर सकता है या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। इसी में आपको याद रखना अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। ठीक है, सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है, जो छोटी सी कटार है ना, जो देखा होगा आपने, उनके पास एक छोटी कटार होती है जिसे कृपाण कहते हैं, है ना। तो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार जो प्राप्त होता है वो अनुच्छेद 25 के तहत ही प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 25 के तहत ही आपको याद रखना है कि हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि हिंदू धर्म में 3 धर्म के लोगों को शामिल माना जाएगा। मतलब बौद्ध, इसके अलावा जैन और इसके अलावा सिख। ठीक है, बौद्ध, जैन और सिख जो है इनको हिंदू धर्म के साथ ही सम्मिलित कर जाना जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन हिंदू धर्म में शामिल नहीं है? तो 3 आपके हिंदू धर्म में शामिल कर दिए गए, बौद्ध, जैन और सिखों को। क्लियर है। अनुच्छेद 26 आपसे कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, आप भाई किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के प्रबंध के लिए स्वतंत्र है, यह आपसे कहता है 26। यहां के बाद आगे की तरफ देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 29 को आपको याद रखना। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या कहा गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं उन व्यक्तियों को अपने हितों के संरक्षण करने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 के तहत इस प्रकार के अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले की हम बात करते हैं यहां पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। आपको आर्टिकल 32 बहुत याद रख रहा है। आर्टिकल 31 के बारे में मैं अभी अभी आपको बता ही आया हूं कि आर्टिकल 41 जो है, ठीक है, आर्टिकल 31 जो है, जो आपका संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और इसके अलावा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के तहत शामिल है। किसके तहत? अनुच्छेद 300 का के तहत इसको शामिल किया गया है। यहां तक बात क्लियर। चलिए, और यहां पर मैं अगर बात करूं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को दोबारा से लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत, इसके साथ में जोड़कर याद रखेगा, अगर भैया 32 के तहत अगर आप पहुंचेंगे तो 32 के तहत आप कहां पर पहुंचेंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। और यदि 226 के तहत आप जाते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं? हाई कोर्ट पहुंचते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो उन्हें दोबारा से लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस अवसर पर जो आपके कोर्ट होंगे उनके द्वारा क्या किया जाएगा? तो वहां पर उनके द्वारा रिट जारी की जाती है जिन्हें अधिकारता के नाम से जाना जाता है। और रिटों के बारे में आपको याद रखना है 5 प्रकार की रिट। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। दूसरी रिट होती है अधिकार परीक्षा जिसको को वारंटो कह देते हैं। तीसरी रिट है जिसको आप लोग परमादेश यानी मैंडमस कहते हैं। एक रिट है प्रतिषेध जिसको आप प्रोहिबिशन कहते हैं। और एक रिट है जिसको उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए यहां पर बात करते हैं भाग 4 के बारे में। भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 ये जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और इसके तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की व्यवस्था शामिल है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट का उल्लेख किया गया। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 38 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 38 आपसे क्या कहता है? लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएगा, राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे लोक कल्याण में क्या होता हो? लोक कल्याण की सुरक्षा
उससे क्या होती हो, बढ़ती हो। ठीक है, यहां पर याद रखिए अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में शामिल है ना। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मजदूर से यदि आप मजदूरी कराते हैं, किसी कर्मकार से यदि आप कार्य कराते हैं, तो आपको कम से कम उसे उतना मेहनताना देना पड़ेगा जिससे वो अपनी जीवनचर्या को चला पाए। ठीक है, अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, है ना। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 की अगर मैं बात करूं तो 45 आपसे संबंधित है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रबंध। तो एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी बनता है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनने से पहले किस अनुच्छेद में शामिल था, तो अनुच्छेद 45 के तहत यह पहले शामिल था, बाद में इसको क्या बनाया गया था, मूल अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 21A के तहत। अगला 48 याद रखिए, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन के बढ़ावे के लिए अनुच्छेद 48 व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 48 का ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, उसके अलावा वन्य जीव जो है, वन्य जीवों की रक्षा, ये आपकी किस में शामिल है, 48 का या 48A में शामिल है। 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान वस्तुओं का संरक्षण। 50 इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, मतलब राज्य ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करेगा जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से किसी भी प्रकार का टकराव ना रख पाए, दोनों को पृथक पृथक रखने की, अलग अलग रखने की व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी अंतरराष्ट्रीय शांति और उसकी सुरक्षा में क्या हो, बढ़ोतरी हो। क्लियर है, ये नीति निर्देशक तत्व में आपको इतने अनुच्छेद याद रखते हैं। इसी में आपको याद रखना है, बाद में जोड़ा गया वो था भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का जो है, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51A या 51 का। ठीक है, अनुच्छेद 51 का जो है वो किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। यहां पर 3-4 बातें याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, है ना, मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और एक और चीज याद रखिएगा, प्रारंभ में इनकी संख्या जो थी वो 10 हुआ करती थी जब इन्हें शामिल किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। ठीक है, जब आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था ना, तो शिक्षा के अधिकार के समय पर ही एक मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया था कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उन अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है भाग 4 का के अंतर्गत, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो भैया आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये वीडियो में देखिएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, 2 पार्ट्स मान लीजिए या फिर 3 पार्ट्स मान लीजिए। इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, मूल कर्तव्य तो भाग 4 का तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पॉलिटी का, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे के जो अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। और हाँ भैया, ग्रुप डी के लिए जो लोग छात्र जा रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष जानकारी यहाँ पर कि ग्रुप डी के पेपर्स का सॉल्यूशन जो है, वो पेपर का सॉल्यूशन राहुल सर के द्वारा यहाँ पर डाला जा रहा है। आपको टॉप तक एप्लीकेशन पर जाकर, टॉप तक चैनल पर जाकर आप लोग इस चीज को वहां पर देख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं एक सटीक जानकारी के लिए, एक सटीक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो भैया इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।